एक नशे को दवाई रिप्लेस नहीं कर सकती, बट थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम कर सकती है। बट जो क्रेविंग है दैट टेक्स एटलीस्ट 15 डेज 20 डेज वो बॉडी से निकलने को, तब जाके इंसान नॉर्मल होता है। उससे पहले तो उनको चाहिए होता है कि नशा मिल जाए बस किसी तरीके से। देखिए, नशा करना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया दारू पी रही है, दुनिया गांजा पी रही है, बनाई ही एंजॉय करने के लिए है। पर अगर आप उस चीज़ को डेली कंज्यूम करने लगोगे तो वो आपकी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद करेगा ही करेगा। पीयर प्रेशर तो सबसे बड़ा रीज़न, वो आज से नहीं सालों से सबसे बड़ा रीज़न पीयर प्रेशर ही है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो इन चीज़ों में होता है। और 10 लोग अगर शराब पी रहे हैं, एक ने कभी शराब नहीं पी, वो उसको पिला देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर वैभव खुराना। सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम वैभव खुराना। मैं एक रिहैब सेंटर चलाता हूँ, रीअवेकनिंग वेलनेस फाउंडेशन, नोएडा में। हम जो एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उससे डील करते हैं, और काफ़ी सारे साइकेट्रिक पेशेंट से भी। एडिक्शन में चाहे वो अल्कोहल, गांजा, हेरोइन, स्मैक, या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, बाइपोलर, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम एक रिहैब सेंटर चलाते हैं जहाँ पे लोग रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट लेते हैं। सर, नशा है क्या, मतलब होता क्या है? देखिए, नशा इज बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस जो बनाए गए हैं, किसी ने भी बनाया हो। सारे मैनमेड सब्सटेंसेस हैं। अल्कोहल जो लोगों को बहुत पसंद है पीना, पर एक लॉन्ग टर्म यूज के बाद वो एक एडिक्शन में बदल जाती है और हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। गांजा अगेन एक पेड़ है या पौधा है जिससे लोग नशा कर रहे हैं। और फिर जो बाकी सब्सटेंसेस आते हैं, हेरोइन, स्मैक, कोकेन, एमडीएमए, ये एक तरीके से केमिकली बनाए जाते हैं, ये भी किसी लैब में इलीगली, एंड उससे ज्यादा नशा होता है। गांजे और अल्कोहल से ज्यादा नशा होता है, पर नशा नशा ही है। लॉन्ग टर्म यूज खराब करता ही है इंसान को। तो सर, ये चीजें एडिक्टिव में कैसे बदलती है, लत कैसे लगती है इन चीजों की? देखिए, जब कोई भी नशा करता है इंसान तो ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामीन। तो डोपामीन बढ़ता है, तो कोई भी जब नशा करता है तो डोपामीन ऊपर जाता है, तो बंदे को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। जब वो उस चीज को एक्सेसिव यूज करता है तो वो डोपामीन लेवल उतना बढ़ता नहीं है एक बार पीने में। फिर वो धीरे धीरे उस हाई तक पहुंचने के लिए रेगुलर इनटेक करने लग जाता है, और फिर वो बॉडी उसके रेजिस्टेंट हो जाती है। फिर जब वो डोपामिन लेवल इतना हाई हो गया है, अब वो जब लो जाता है, जब उनका नशा उनके पास नहीं होता है, वो झेल नहीं पाते, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल से फिर वो नीचे जाने लगता है। तो इसकी वजह से एक केमिकली अगर मैं आपको बताऊं या साइंटिफिकली, इसलिए नशा कर रहे हैं लोग, ताकि ये चीज उनकी ब्रेन में उनको वो हाई मिलता रहे, वो अच्छी फीलिंग आती रहे। बट उसके जो बैड इफेक्ट्स या जो उससे उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि उस उनको बस वो हाई चाहिए। तो सर, कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है? देखिए, अल्कोहल तो है। अल्कोहल सबसे रेडली अवेलेबल है, कोई कहीं पे भी पी सकता है। कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का इस चीज पे। तो अल्कोहल तो सबसे ज्यादा एडिक्टिव है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। बट अगर मैं कहूँ शरीर के अंदर जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो हीरोइन या स्मैक आते हैं। क्योंकि वो आप इंजेक्ट करते हो। जब आप इंजेक्ट करते हो, अगर जब आप सिरिंज से आप अपने अंदर लगाते हो, वो सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो वो आपको इंस्टेंट इफेक्ट देता है। बाकी जो भी आप नशा कर रहे हो, चाहे वो आप एज स्मोक ले रहे हो, चाहे आप एज ड्रिंक ले रहे हो, वो पूरा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जाके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। दैट्स वाई एक ड्रिंक पीते ही नशा नहीं हो जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। बट स्मैक और हेरोइन एक ऐसी चीज है, आप अगर इंजेक्शन से ले रहे हो, इट हिट्स यू लाइक दिस। तो सर, जैसे अगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, बेसिकली जो अल्कोहल लेते हैं, तो उनका कंसल्ट या वो नॉर्मली कहते हैं कि हाँ कभी कभी लेते हैं, तो इससे कभी कभी लेने से कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल रहता है या? देखिए, ये अल्कोहलिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेट होती है, डिनायल। डिनायल की मैं शराबी नहीं हूँ, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। अब हम अल्कोहलिक को कैटेगराइज कैसे करेंगे? सब पीते हैं, कभी कभार लोग ज्यादा भी पीते हैं वीकेंड्स पे। एवरीथिंग इज फाइन जब तक आपकी फैमिली नहीं इफेक्ट हो रही, आपकी हेल्थ नहीं इफेक्ट हो रही, आपका काम नहीं इफेक्ट हो रहा। बट एक टाइम के बाद जो एडिक्ट्स जिस टाइप के हमारे पास आते हैं,
वो शराब को सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी लिवर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, हीमोग्लोबिन डाउन है, प्लेटलेट्स डाउन है, पता है मर रहे हैं, खून निकल रहा है शरीर से, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहे। सो इट इज अ डिजीज, इट्स नॉट समथिंग कि बस इंसान के अंदर इतनी समझ होती छोड़ने की तो वो छोड़ चुका होता। सो जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे जो हमने नॉर्मल में इसमें सुना है कि लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र है ना ये है, और यहाँ पे लोगों को बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है, बेसिकली मारा पीटा जाता है, देन उस तरीके से नशा चढ़वाया जाता है। तो ये बेसिकली सच में ऐसा होता है या नॉर्मल कोई थेरेपी वगैरह मेडिसिन वगैरह से ट्रीट किया जाता है? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो रिहैब का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो 1950s के टाइम पे एक थेरेप्यूटिक कम्युनिटी मॉडल डेवलप हुआ था। ये डेवलप इसलिए हुआ था, इंग्लैंड में पहली बार डेवलप हुआ था। सोल्जर्स जो ट्रॉमा से निकलते हैं उनको वापस से एक सोशल लाइफ में रिफॉर्म करने के लिए डेवलप हुआ था। धीरे धीरे उस चीज के फायदे साइकेट्रिक उसमें दिखने लगे। फिर जब ये कॉन्सेप्ट यूएस में आया, उन्होंने चेंज करा साइकेट्रिक और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। थेरेप्यूटिक कम्युनिटी ट्रीटमेंट मीन्स सामाजिक इलाज। दैट मीन्स यहाँ पे बंदों को लगता है कि वो खुद अपना इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर पे डिपेंडेंट है, साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंडेंट है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, इनको डिसीजन मेकिंग कराई जाती है, इनको एक पावर फील कराई जाती है जो नशे के बाद उनको लगता है वो पावरलेस हो चुके हैं, उनको वो चीजें वापस कराई जाती है। प्लस एक सामाजिक इलाज का मतलब ये है कि एक हायरार्की बनाई हुई है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहाँ पे लोग धीरे धीरे एक ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये नहीं कि बस 6 महीने पड़े हुए हैं रिहैब में और कुछ हो नहीं रहा है। तो ये एक टीसी मॉडल है जो स्टार्ट हुआ था यूएस से एक तरीके से रिहैब की लाइन में। इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट जो बदलाव लाए थे वो किरण बेदी जी लाई थी जब नवज्योति फाउंडेशन से। प्लस उन्होंने जेल में भी ये थेरेप्यूटिक कम्युनिटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि उस टाइम पे रिहैब्स पहले भी थे, बट उससे पहले कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस फिक्स्ड ही नहीं था। इस ट्रीटमेंट प्रोसेस के आने के बाद से ट्राइड एंड टेस्टेड लोग ठीक होना शुरू हुए। पर धीरे धीरे ये थेरेप्यूटिक कम्युनिटी मॉडल बदनाम हो गया, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग भी होती है कि अच्छा आपने ये गलत करा तो आपको परिणाम मिलेगा, आपने कुछ और गलत करा तो आपको ये कॉन्सिक्वेंस लेना पड़ेगा। तो वो कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग धीरे धीरे लोग उसको मिसयूज करने लगे। जहां उसको एज अ थेरेपी यूज करना था, लोगों को लगा अच्छा इसने गलत करा इसको मारो, अच्छा इसने गलत करा इससे बर्तन धुलवाओ, इसने गलत करा इसको डंडे मारो, और उस तरीके से ना वो बहुत बदनाम हो गई चीज है। हाँ, आज भी रिहैब्स हैं जहाँ पे मारपीट बहुत कॉमन है, आज भी रिहैब्स हैं जहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, मारपीट मैं समझता हूँ इस एक रिहैब की गलती है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर खाना अच्छा ना मिलना, फैसिलिटी ना अच्छा मिलना इज बिकॉज उतने पैसे नहीं है इंसान के पास रिहैब चलाने के लिए। वो जो बंदा, सरकार इतना ज्यादा तो कुछ कर नहीं रही इसके लिए, तो जो बंदा रिहैब चला रहा है वो एक तरीके से समाज सेवा कर रहा है। अब जो उसको महीने के 3-4-5 हजार रुपए आ रहे हैं पेशेंट के घर से, तो क्या खाना देगा आप सोचो ना पूरे महीने में। सो ऐसा नहीं है कि सभी की गलती है, एक ओवरऑल आप समझ लो समाज का फेलियर है ये कि इस चीज पे ज्यादा काम कर नहीं पा रही या अवेयरनेस उस तरीके से हो नहीं पा रही। पर हाँ, अगर हम अपनी सेंटर की बात करें तो वहां पे एक 4 पार्ट्स है ट्रीटमेंट के। एक उनका डेली रूटीन बनाना, उनकी विड्रॉल मैनेजमेंट कराना, काउंसलिंग जिसमें क्लिनिकल काउंसलर्स हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेप्यूटिक काउंसलर्स हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ये सारे लोग काम करते हैं। प्लस साइकेट्रिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, रेजिडेंशियल काउंसलर्स हैं, सिक्योरिटी टीम है। सो ठीक है, मानता हूँ हमारा सेटअप थोड़ा बड़ा हो गया, बट इससे ये नहीं डिनाई कर सकते कि रिहैब आज भी ये इंडस्ट्री बहुत खराब चल रही है। बिल्कुल, मतलब कुछ अच्छे हैं तो कुछ कहीं ना कहीं में प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है इस लाइन में। तो सर जैसे हम देखते हैं कि जो लोग इस चीज के एडिक्ट है तो एकदम से तो चीजें छूटती नहीं है, ठीक है। तो आपके पास भी काफी सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो वहां पे रहने के बाद भी, सेंटर पर रहने के बाद भी उन चीजों की डिमांड करते होंगे, या कभी कभी उनकी साइड से कोई उनका बिहेवियर ऐसा रहता होगा जो सही नहीं है। तो ऐसे पेशेंट ऐसे पेशेंट्स आते, देखिए मैंने तो वो खुद से जाते हैं बिकॉज वो उस समय उस नशे में होते हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं हमें छोड़ना है। अब ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो एडमिट होते हैं उस समय जब उन्होंने नशा करा होता है,
फैमिलीज भी आती है, एडमिशन होता है। अगले दिन जब उनको नशा नहीं मिलता, बॉडी की क्रेविंग जागती है, क्योंकि वो दिन रात वो नशा कर रहे हैं, अचानक से छूट गया। उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ गलत जरूर स्टेप ले सकते हैं, चाहे वो गुस्सा करना हो, अग्रेशन दिखाना हो, जैसे आप कह रहे हो नशा मांगना हो। ये बहुत ही कॉमन है कि भाई प्लीज एक बार पिला दो, थोड़ा सा पिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। लिटरली भीख मांगने लग जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। उन चीजों को मैनेज करने के लिए साइकेट्रिस्ट हैं, दवाइयां हैं, जो इस सिम्टम्स को थोड़ा मैनेज कर लेती है। बट हाँ, इससे बंदे की विल पावर थोड़ी स्ट्रांग करनी पड़ती है हमें, क्योंकि एक नशे को दवाई रिप्लेस नहीं कर सकती, बस थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम कर सकती है। बट जो क्रेविंग है, दैट टेक्स एटलीस्ट 15 days 20 days वो बॉडी से निकलने के, तब जाके इंसान नॉर्मल होता है। उससे पहले तो उनको चाहिए होता है कि नशा मिल जाए बस किसी तरीके से। तो सर मतलब आप कैसे ट्रीट करते हो, कोई थेरेपी वगैरह या मेडिसिन वगैरह देके? देखिए, विड्रॉल मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग जिनका आप समझ लो विल पावर थोड़ी स्ट्रांग होती है छोड़ने के लिए, उनको हम बिना दवाइयों के भी टैकल कर सकते हैं, ताकि उनको डेली मोटिवेट करके उनके साथ एक परमानेंट मेंबर बिठा के जो उनको मोटिवेट करते रहे, टाइम से चीज़ें कराते रहे, खाना खिलाते रहे, उनका एक डिसिप्लिन बनाए, उस टाइप से भी विड्रॉल मैनेजमेंट हो सकती है। बट कुछ केसेस में शरीर जवाब देता है। अल्कोहलिक्स के केस में कभी खून निकल रहा है, हेमोग्लोबिन कम है, लिवर खराब है, तो उस चीज़ों के लिए उनको कभी बॉइल्ड खाने पे डालना पड़ता है, उनको घबराहट की मेडिकेशन, नींद की मेडिकेशन देनी पड़ती हैं, सारी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके, क्योंकि उसके बिना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो सर सिर्फ ड्रग्स ही नशा है, या जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग आजकल स्मोकिंग वगैरह ले रहे हैं, या तंबाकू वगैरह, या काफी सारे ऐसे जो है प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए हैं अब तो वो सारी चीजें भी नशे में ही include होती देखिए, है? नशा तो आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो। नशा तो आप कॉफ़ी का भी कर रहे हो, नशा तो आप चीनी का भी कर रहे हो, नशा आप खाने का भी कर सकते हो, नशा आप पैसों का भी कर सकते हो। नशा तो हर चीज़ के अंदर आप कर सकते हो। एडिक्शन आप किसी भी चीज़ की पाल सकते हो। बट प्रॉब्लम बस ये आती है, देखो आप तंबाकू की बात करो, वो माइंड ऑल्टरिंग इतना नहीं होता जितना कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये माइंड ऑल्टर कर देते हैं पूरी तरीके से, लाइफ पूरी डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर हम तंबाकू या इन सब चीज़ों की बात करें, ये ज़्यादा इफेक्ट आपकी हेल्थ को दे रहे हैं। और इससे ना आपकी समझदारी इतनी नहीं खत्म होती। हेल्थ को इफेक्ट आ रहा है, पता है, सबको पता है, वो चल रही है, एड्स इतनी आती है, थिएटर से लेके सिगरेट के डब्बे तक पे कैंसर का लिखा हुआ है, वो सबको पता है। बट उससे दिमाग ऑल्टर नहीं हो रहा, लोगों की डेली लाइफ ऐसे हैम्पर्ड नहीं हो रही जब तक उनकी हेल्थ नहीं खराब होती उस चीज से। बट अल्कोहल या जो भी ये नशे हैं, इसकी वजह से तो चाहे बॉडी में कोई दिक्कत ना भी हो, तब भी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है उनकी। बॉडी शायद सही चल रही हो, पर लाइफ खराब हो गई है, ना कोई काम कर रहे हैं, ना कोई एम्बिशन है, ना कोई गोल है, फैमिली लाइफ खराब है, कोई चोरी चकारी में पड़ा हुआ है। कितने लोग एडिक्शन की वजह से कोई ना कोई क्राइम कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो जो स्पेशली पेटी क्राइम्स हैं, वो बहुत लोग ऐसे जो एडिक्शन की वजह से ही करते हैं। आप दिल्ली में कहीं पे भी चले हो, आपको रोड पे कहीं ना कहीं एडिक्ट दिखेगा ही दिखेगा। कोई अजीब तरीके से चलते हुए नशे में, कोई गिरा हुआ, कोई पड़ा हुआ, हर जगह दिखता है। ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल हो चुका है। तो सर जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग होते हैं जो अपनी इन आदतों को छुपाने के लिए फैमिली से या नॉर्मली जो हमारा इन्वायरमेंट है, समाज है, उससे छुपाने के लिए चीजें कुछ ना कुछ चीजें करते हैं। तो वो देखिए, एक एडिक्ट ऑब्वियसली उसको पता तो है कि वो गलत कर रहा है, पर उसके पास उसका कंट्रोल नहीं है। बट जब तक उसकी जितनी समझदारी चल रही है, वो पूरी कोशिश करता है। एडिक्ट बहुत स्मार्ट हो जाता है, बहुत मैनिपुलेटिव हो जाता है। फैमिली से पैसे निकलवाना, उनको झूठ बोलना, उनको कुछ भी बहाना दे के बाहर निकल जाना, नशा करके आ जाना, फिर दिखाना कि मैंने नशा तो नहीं करा। अच्छा, मैं पी अगर स्मैक होगी तो मैं तो दारू भी होगी, कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, बट इस चीज को वो सस्टेन नहीं कर सकते। कितने टाइम कर लेंगे? तो 2 महीने, 3 महीने, 1 साल झूठ बोल लेंगे, धीरे धीरे वो चीज सबके सामने आ ही जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कि बॉयज के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स है वो भी सारी चीजें कर रही है, और ये टीनेजर्स में बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, या जिस बैकग्राउंड में वो लोग हैं, या जिस सोशली वो इंटरेक्ट है लोगों से, उसमें चीजें ज्यादा हो रही है। तो टीनेजर्स भी आपके पास आते होंगे? हाँ, टीनेजर्स भी आते हैं, क्योंकि एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम 18 साल से नीचे के लोग नहीं लेते हैं। बट मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है ऐसी टाइप की, देन वी रेफर देम टू सम प्लेसेस जो बच्चों को लेते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो, जैसे आपने कही, सोशल मीडिया से भी ज़्यादा जो इनको एक तरीके से एक्सपोजर मिल गया है चीज़ों की तरफ। जैसे
OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे पहले हम मूवीज देखने जाते थे, वहाँ पे एडल्ट होते थे, नहीं घुसने देते थे बच्चों को। अब OTT पे जो कंटेंट थिएटर में भी नहीं होता, उससे सब कुछ है उनके पास। एक तो मोबाइल सारे बच्चों के पास है, चलो वो भी एक अलग बात है, बट OTT में क्या हो रहा है, बहुत ग्लोरीफाई करके चीजें दिखाई जा रही है। ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, सेक्स हो गया, गैम्बलिंग हो गई, इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज कर रहे हैं, उससे इतना मजा आ रहा है, पावर आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो बच्चों का भी दिमाग तो नाजुक ही होता है ना, वो सोचते हैं कि यार ट्राई तो करते हैं एक बार, होता क्या है। वो बस उस ट्राई के चक्कर में, या फिर पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज है। ये एक बंदा जो नशे ऑलरेडी कर रहा है, उसने एक लड़के को पकड़ा, मेरा दोस्त है भाई, तू भी कर ले एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, पीयर प्रेशर में, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। धीरे धीरे वो चीजें फिर खराब ही हो जाती है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ऐसा जो लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या है, मतलब बेस सबसे जो बहुत ज्यादा हो? नशे के हिसाब से कि कौन सा नशा? नहीं, जैसे अगर हम देखें नॉर्मली, अगर हम बात करें जो जनरेशन की, तो आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ज्यादा इम्पैक्ट करता है या पीयर प्रेशर ज्यादा है, या और कोई रीजन है इसकी तरफ अट्रैक्ट, नशे की तरफ अट्रैक्ट होने का? पीयर प्रेशर तो सबसे बड़ा रीजन है, वो आज से नहीं सालों से सबसे बड़ा रीजन पीयर प्रेशर ही है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो इन चीजों में होता है। या 10 लोग अगर शराब पी रहे हैं, एक ने कभी शराब नहीं पी, वो उसको पिला देंगे। किसी ने सिगरेट नहीं पी और 10 लोग पी रहे हैं, वो उसको पिलाएंगे। गांजे के साथ भी सेम ही चीज है। तो पीयर प्रेशर तो सबसे बड़ी चीज है ही है। दोस्त तो छोड़ो, परिवार के अंदर ही ये होता है, अरे शादी में गए हो, चाचा मामा ताऊ खड़े, ये पी ले, कोई नहीं, एक पैगी तो है, पी ले, पी नहीं सकता, वो टॉन्ट्स मिलते हैं लोगों को। तो पीयर प्रेशर तो सबसे बड़ी चीज है ही। बट हाँ, जो इतनी यूथ इफेक्ट हो रही है, या जो आप कह लो यंग लोग जो 18 साल से भी नीचे के हैं, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोशल मीडिया, OTT, वो एक्सपोजर का जरूर है। हमारे टाइम में हमें नहीं पता होता था, कुछ भी नहीं पता होता था, क्योंकि फोन्स नहीं थे, OTT नहीं था। मूवी देखने जाते थे, मूवी देखने में ही अरे बड़ी बात हो जाती थी कि अरे देखो इन्होंने तो किस कर दी, इन्होंने तो क्या कहते हैं, दारू पी रहे हैं या गांजा पी रहे हैं। इवन हमारी फैमिली तो मूवीज भी अलाउड नहीं करती हाँ, थी, क्योंकि movies उन्हें allow कहीं ना नहीं करती कहीं थी, हाँ। डर रहता था कि बच्चे और बिगड़ टीवी जाएंगे। पे जो कंटेंट आता था वो हमेशा सेंसर्ड होता था, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाता था कि जो ऑब्सीन हो या कुछ हो। OTT पे तो आप पूरी तरीके से कह लो, एक तरीके से पोर्नोग्राफी भी है, ड्रग्स भी है, सब कुछ है, ओपन है और ग्लोरीफाइड है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो उस चीज को गलत बता रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, बट कम है, वो ज्यादा ग्लोरीफाई करने वाली चीज है। सर इसके कोई विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह भी होते हैं? देखिए, विड्रॉल्स तो बहुत सारे होते हैं। जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं, घबराहट, नींद ना आना, उल्टी, खांसी, जुकाम, डायरिया, फीवर, ये कुछ भी हो सकता है इंसान को। इनमें से ये बेसिक सिम्टम्स है, कुछ भी हो सकता है जब वो नशा नहीं कर रहे। अगर कुछ लोगों के अंदर कमजोरी ज्यादा आ गई होती है अंदरूनी, उसकी वजह से इंस्टेंट विड्रॉल सिम्टम्स में कभी कभार फिट्स पड़ते हैं या सीजर्स आते हैं लोगों को। अगर उससे भी एक बड़े लेवल पे जाए तो हेलुसिनेशंस होती है। हेलुसिनेशंस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे इंसान कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को हार्म कर सकता है, किसी और को हार्म कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। उसके पास ना वो रैशनैलिटी चली आती है जब हेलुसिनेशंस में जाता है बंदा। तो वो टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो यूजुअली तभी होता है जब बंदा लॉन्ग टर्म सोया नहीं होता और बॉडी में बहुत कमजोरी आ गई होती है। तो वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल्स है, डॉक्टर्स हैं। जैसे हम देखते हैं, हमने ये नॉर्मली सुना भी होगा, इवन आपने भी सुना होगा कि फैमिलीज में बोला जाता है कि जो ड्रिंक कर लेता है दारू पीने के बाद अक्सर लोग सच कहते हैं। तो ये कहावत है, ये जनरली सच है, ऐसा कुछ होता है रियलिटी में? नहीं, सच तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब सच कहा नॉर्मल है। जाता है, वो नॉर्मल है, ये तो बोलने वाले। बस दारू पीने के बाद हाँ, इंसान थोड़ा अपना फ्लो भूल जाता है। बेसिकली आप समझ लो, समझ भूल जाता है, सही क्या है, गलत क्या है, कुछ भी बोल देता वो है। कुछ भी बोल देता है। ऐसा नहीं है कि वो सच ही कह रहा हो, ये नहीं कह सकते कि वो सच कह रहा है। अब दारू पी के अगर कोई अपनी बीवी को बहुत गालियां दे रहा है तो वो सच थोड़ी ना कह रहा है। बिल्कुल। बट वो उस समय का एंगर है, वो दारू की वजह से इस तरीके से उसकी भाषा निकल रही है, क्योंकि वो उसका माइंड ऑल्टर हो चुका है। मतलब अगर जो लोग दारू पी के मतलब अब्यूज करते हैं या अपनी वाइफ वगैरह को या बच्चों को मारते पीटते हैं, तो वो दारू की वजह से एक्चुअल में ही ऐसा करते हैं, या इतना तो उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर उस टाइम पे भी होता है कि उन्हें पता चल जाए कि वो क्या कर रहे देखिए हैं? क्या है कि ये जो लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, प्रॉब्लम दारू नहीं है इस चीज के अंदर। प्रॉब्लम तो है उनकी खुद की दिमागी सोच, कह लो जो भी कह लो, उस तरीके से है। बस दारू पीने के बाद समझ लो वो हिम्मत आ जाती है, या वो खुल जाता है इंसान।
या वो पावर आ जाती है कि मैं कर सकता हूँ, हाथ खुल जाते हैं और जुबान खुल जाती है, जो एक तरीके से माइंड उसका ऑल्टर हो गया, जो वो थोड़ा सा समझ में होता है दारू पीने के बिना। मतलब इतना उस टाइम पे पीने के बाद भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वर्क करता है कि उन्हें सामने पता चल रहा हो कि मेरे बच्चे खड़े हैं, मेरी वाइफ खड़ी है, उनको पता है, कि सबको मैं पता मार है, रहा हूँ या मार गाली रहे दे हैं, रहा हूँ, मार रहे हैं, वो चीज पता है। वो सब पता है, बस थोड़ा सा कंट्रोल चला जाता है इंसान का, वो तो है ही। तो सर इसी के साथ आई थिंक हमें इस वीडियो को एंड करना चाहिए, काफी लोग जो है इससे अवेयर हो जाएंगे इतना सुनने के बाद भी। लास्ट मेरा ये रहेगा कि आप आज की जनरेशन को या जो भी ये वीडियो देखेगा उन्हें एक छोटे से एडवाइस, एक छोटा सा सजेशन क्या देना चाहोगे? देखिए, नशा करना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया दारू पी रही है, दुनिया गांजा पी रही है, बनाई ही एंजॉय करने के लिए है। पर अगर आप उस चीज को डेली कंज्यूम करने लगोगे तो वो आपकी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद करेगा ही करेगा। कहावत होती है, एक एडिक्ट पूरे अकेले खुद खराब नहीं होता, अपने पूरे परिवार को बीमार करता है। तो आप लोग नशे से दूर रहो जितना रह सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो किसी को नशा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, सबको छोड़ देना चाहिए। और नशे के बाद, छोड़ने के बाद बहुत अच्छी दुनिया है, आपको चाहिए ही नहीं एंजॉय करने के लिए नशा। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की साइड में जाए, थोड़ा सा अपना काम पे फोकस करे, पैसे कमाने पे, अपनी फैमिली बिल्ड करने पे। दैट इज बेटर rather than टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स एज एन एस्केप। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।